हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण सर और इस वीडियो में हम सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 के सेक्शन डी और सेक्शन ई के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन 32 क्या कहता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, a speed of a boat in still water is 15 kilometer per hour. It goes 30 kilometer upstream and returns back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. मतलब हुआ कि एक बोट है, उसका स्पीड रुके हुए पानी में 15 किलोमीटर पर आवर है और वह अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाकर और फिर सेम पॉइंट तक लौटता है। उसे 4 आवर्स और 30 मिनट्स टाइम लगता है। तो फिर स्ट्रीम का स्पीड क्या है? तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ हमने पहले लिख दिया सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखा? सॉल्यूशन। और फिर हम लिखेंगे लेट, माना कि स्पीड of stream, speed of stream equal to x किलोमीटर पर आवर। और फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द बोट with upstream क्या होगा? तो अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड, बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करके निकाला जाएगा। क्यों माइनस किए, थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। फिर इसी प्रकार से स्पीड ऑफ बोट विथ डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स, इतना किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया गया है इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब आते हैं कि हमने अप स्ट्रीम में स्पीड क्यों इस बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को क्यों घटा दिया, को समझते इस तरह से। यहाँ देखिएगा कि हमने समझो कि एक ओवर ब्रिज यहाँ ड्रॉ कर रखा है ऐसे, और कोई भी अगर पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, ऊपर जाता है, तो इसे अप स्ट्रीम कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। स्पीड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीजेज। लेकिन जब वो उतरता है ऐसे, तो ये डाउन स्ट्रीम कहला सकता है। ऐसी स्थिति में उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, स्पीड इंक्रीज होता है। तो इसीलिए हमने अप स्ट्रीम के केस में, यहाँ अप स्ट्रीम के केस में बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर दिया।
और डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट यानी 15 किलोमीटर में स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी x किलोमीटर को ऐड कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि क्यों इस केस में हमने एक बार प्लस किया है और एक बार माइनस किया है। तो इसको इरेज कर देते हैं और अब फिर यहाँ पहुँचते हैं। फिर से आप यहाँ देखेंगे, अब लिखते हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन बाय बोट विथ अप स्ट्रीम इक्वल टू, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है 15 माइनस एक्स, इतना आवर। इसी तरह से यहाँ फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट विथ डाउन स्ट्रीम। और ये क्या होगा, ये होगा 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। तो फिर आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ लिखते हैं सो टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, फर्स्ट टाइम है 30/15 माइनस एक्स और सेकेंड टाइम है 30/15 प्लस एक्स। ये मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 4 आवर्स 30 मिनट्स और इक्वल टू ये हो जाएगा 4.5 आवर, यानी मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिए और ये सोल्व किए तो आ जाएगा 9/2 आवर इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ही टोटल टाइम टेकन है, एक एज पर अस और दूसरा एज पर क्वेश्चन। सो बोथ विल बी इक्वल। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं तो ये होगा 30/15 माइनस एक्स प्लस 13/15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2। और अब हम लोग इसे सोल्व करते हैं। तो दिस सिंप्लाइज, सपोज करो हमने 30 दोनों में है कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1/15 माइनस एक्स प्लस और यहाँ क्या बच जाएगा 1/15 प्लस एक्स इक्वल टू 9.2। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट 30 इंटू और फिर ये फ्रैक्शन का ऐड है, नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स। ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस एक्स और प्लस यहाँ आ जाएगा 15 माइनस एक्स इक्वल टू 9/2। फिर सोल्व करते हैं तो ये 30 और यहाँ पे आप देखें प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया फिर 30 और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है। ये जो अलजेब्राइक फॉर्मूला है 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और इक्वल टू 9/2। यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 3 से 10 टाइम्स कट जाएगा। फिर ये 3 से ये 30 भी कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। तो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आया 10 इंटू 10 और नीचे क्या आया 15 का स्क्वायर 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या बच गया, इधर ऊपर में बचा 1 और नीचे 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 10 इंटू 10 यानी 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये 225 माइनस 200 होगा। तो सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 25 का रूट क्या होगा 5। बट यहाँ पे x स्पीड है, बट स्पीड कांट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव लिख दिए। सो x इक्वल टू ओनली 5। और x क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम x माना है हमने, तो सो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का। ये देखिए और है ये, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 32 का ये और हो गया। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3 एंड 1/13 आवर्स। यानी 2 टैप एक साथ एक टैंक को 3 एंड 1/13 आवर्स में भर देते हैं, भर सकते हैं। इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर, मतलब एक टैप दूसरे टैप से 3 घंटे ज्यादा टाइम लेता है टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में। देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक, तब प्रत्येक टैप द्वारा उस टैंक को भरने में कितना टाइम लिया जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए हमने माना, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन लिख दिया, लिखा लेट द फर्स्ट टैप टेक्स कितना आवर, x आवर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड टैप टेक्स कितना, तो ये हो जाएगा 3 आवर्स मोर यानी x प्लस 3 आवर्स। सो द portion of the tank filled by both the taps in 1 hour
तो पहला टैप अगर 1 आवर में पूरे टैंक को भरता है तो 1 आवर में 1/x, और दूसरा टैप अगर x प्लस 3 आवर में पूरे टैंक को भरता है तो 1 आवर में भरेगा 1/x प्लस 3। यानी कि टैंक का वो पोर्शन जो 1 घंटे में भरा जाएगा वो हो जाएगा 1/x प्लस 3। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ लिखे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी portion of the tank filled by both taps। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसे इरेज करते हैं और फिर से लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ दी टैप्स टैक्स 3 इंटीजर 1/13 आवर्स मीन्स 13 3 39 और 140/13 hours to fill the tank. So the portion of the tank filled by both the taps in 1 hour इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 13/40। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे अनुसार 1 घंटे में टैंक का भरा हुआ भाग है और ये क्वेश्चन के अनुसार 1 घंटे में टैंक का भरा हुआ भाग है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर फर्स्ट का राइट हैंड है 1/x प्लस 1/x प्लस 3 और इक्वल टू इसका है 13/40। अब सोल्व करेंगे, दिस सिंप्लाइज दिए तो यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन है तो ये एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 3 और ऊपर में आएगा x प्लस 3 और प्लस x इक्वल टू हो गया 13/40। सो नाउ ऊपर देखेंगे आप लोग, यहाँ लिखते हैं दिस सिंप्लाइज x कितना हो जाएगा 2x और प्लस 3 अपॉन, और नीचे x में x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 13/40 हो जाएगा। फिर बारी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो 13 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 13x स्क्वायर, 13 3 39x, सॉरी डबल लिखा गया, यहाँ पे एक को हटा देते हैं। तो इस तरह से फिर इक्वल टू, और 40 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80x और प्लस 120। अब सभी टर्म को लेफ्ट साइड कर लेते हैं तो 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x और माइनस 120 इक्वल टू 0, ये 39 है।
तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गया 13x² माइनस ये हो जाएगा 41x और माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या सोल्विंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड द्वारा यानी फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो इस प्रकार है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a उसके द्वारा कर सकते हैं। पर हम आपको यहाँ सजेस्ट करेंगे कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज कीजिए, और आप जानते हैं इस मेथड को भली भांति कि जब आप इस मिडिल टर्म यानी 41 को स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, तो उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट ये फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। साथ ही उन दोनों टर्म का डिफरेंस, चूंकि यहाँ माइनस है तो डिफरेंस -41 होना चाहिए। तो ये हम पहले से करके रखे हुए पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 13x² और ये लिख दिए माइनस, और यहाँ पे ये लिख देंगे कितना। पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि कितना इनका और इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं और यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया ये फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो यहाँ सोल्व कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 13 से -120 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1560, यानी 1560, और फिर 1560 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये 2 से डिवाइड किया है, ऐसे करते चले आए, तो यहाँ पे चेक करते चलेंगे कि क्या 780 में से 2 घटाने पर 41 आ रहा है, तो जवाब होगा नहीं। फिर यहाँ पे डिवाइड किए तो 390 में से 2 2 जा 4 घटाने पर भी ये 41 नहीं आएगा। इसी तरह से 195 में से 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस करने पर भी ये नहीं आएगा। पर जब यहाँ पहुँचते हैं तो 65 में से ये 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी -65 और +24 कर रहे हैं तो ये -41 आ जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे -65 और प्लस सॉरी x लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 24x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से 13x कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ से भी आप कॉमन लेंगे, 24 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे x इक्वल टू ये आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा -24/13। यहाँ देखें, इसको समझाना चाहते हैं कि एक फैक्टर है x माइनस 5, तो x माइनस 5 अगर इक्वल टू 0 है तो फिर x इक्वल टू कितना होगा, -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा, और 13x प्लस 24 इक्वल टू 0 है, तो फिर x कितना होगा, तो +24 इस साइड जाएगा, राइट साइड -24 होगा, और 13 जो x का कोएफिशिएंट है ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से x के दो वैल्यू आ गए। अब देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं बट टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, और x क्या है, x तो टाइम है, सो x विल बी ओनली 5। दस इस प्रकार टाइम टेकन बाय
फर्स्ट टैप। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, यहाँ से हटाते इसको। टेकन टाइम, टाइम टेकन बाय फर्स्ट टैप इक्वल टू कितना होगा 5 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय सेकेंड टैप। तो इससे 3 आवर्स ज़्यादा है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 आवर्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का और हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अब तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं, क्या कहता है। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, यानी ये जो दो फिगर दिए गए हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एंड देयर साइड्स ऑफ द गिवन फिगर, और दिए गए फिगर में इनके साइड्स का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मार्क किए गए हैं उनके साथ। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच ट्रायंगल, प्रत्येक ट्रायंगल के साइड का लेंथ निकालो। आइए बनाकर देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ लिखा सॉल्यूशन और लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन। ओके, सो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के, जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो अगर हम पहला ट्रायंगल ABC का AB लेते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल का D ले लेंगे। तो यहाँ AB अपॉन D, ये AB और D कोरेस्पॉन्डिंग साइड होंगे। फिर अगर यहाँ हम BC लेते हैं तो इसका EF होगा, और इक्वल टू यहाँ पे अगर हम AC लेते हैं तो इसका हो जाएगा BF। ठीक है, तो यहाँ अब देखते हैं AB कितना दिया हुआ है। तो आप फिगर देख सकते हैं समझने के लिए। AB का वैल्यू यहाँ पे 2x - 1 है और D का वैल्यू 18 है। तो हम यहाँ पे AB के बदले लिख दिए 2x - 1 अपॉन यहाँ 18 लिख दिया, इक्वल टू। अब देखते हैं BC क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे BC है 2x + 2 और EF कितना है 3x + 9। तो अब लिखते हैं यहाँ पे 2x + 2 अपॉन 3x + 9 इज इक्वल टू अब AC। तो इसी तरह से AC आप फिगर में देख सकते हैं, ये है 3x और DF है 6x। सोल्व करते हैं, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 भी कैंसिल होगा, यहाँ 1 यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह से आया ये 2x - 1 अपॉन 18 इक्वल टू 2x + 2 अपॉन 3x + 9 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। सो दिस इम्प्लाइज, हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, ये वाला और ये वाले को, बस इतना ही को लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर वाले में एक अननोन क्वांटिटी x है, बाकी सभी नोन क्वांटिटी हैं। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं टेकिंग टेकिंग 2x - 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x - 1 इक्वल टू 18/2 हो जाएगा, और ये कट गया कितना बार में 9 बार में। तो सो 2x - 1 इक्वल टू आ गया 9। तो इस तरह से 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और फिर तब x इक्वल टू 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा। इस तरह से x निकल गया 5,
अब हम सारे साइड्स को निकाल देंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC का पहला साइड है AB और AB इक्वल टू है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 5 और माइनस 1, तो सोल्व करने पर ये 10 माइनस 1 9 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से अब BC है, तो BC आप देख सकते हैं फिगर में, ये है 2x प्लस 2, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 रखते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 5 और प्लस 2 सोल्व करेंगे तो 5 टू जा 10 तो 12 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये आ गया 12 यूनिट्स BC। और फिर AC, AC इक्वल टू कितना है 3x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 5, मतलब हो गया 15 यूनिट्स। तो ABC के सारे साइड्स निकल गए। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF, और सिमिलरली DEF में D इक्वल टू, D तो दिया ही हुआ है 18 यूनिट्स लिख दिए, और EF, EF कितना है, ये है 3x प्लस 9, तो हम यहाँ 3 इंटू 5 प्लस 9 लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो 15 प्लस 9 24 यूनिट्स ये हो जाएगा। और फिर आते हैं DF पर, DF इक्वल टू होगा 6x, 6x का मतलब 6 इंटू 5, और 6 इंटू 5 कितना होगा 30 यूनिट्स। तो इस तरह से ये सारे आंसर हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी ही आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 पर आ चुके हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ 22 meter by 20 meter drains into a cylindrical tank having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the tank is full, find the rainfall in centimeter and write your views on water conservation. यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो रेन वाटर रूफ पे है और रूफ का लेंथ 22 मीटर बाई 20 मीटर है, उसे एक सिलिंड्रिकल टैंक में ड्रेन किया जाता है, यानी डाल दिया जाता है। और उस सिलिंड्रिकल टैंक का बेस 2 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर है। तो बताना है कि रेनफॉल सेंटीमीटर में कितना हुआ है, और उसके बाद आप उस वाटर कंजर्वेशन पर अपना व्यूज यानी दृष्टिकोण रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेनफॉल इन सेंटीमीटर निकालेंगे कि क्या होगा। तो देखते कैसे बनेगा, तो हम आपको समझा देना चाहते हैं कि रूफ रेक्टेंगल के रूप का है क्योंकि उसमें लेंथ है और ब्रेथ है, और उस पर जब वाटर डिपॉजिट होगा तब वाटर लॉग का जो शेप होगा वो क्यूबाइडल हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेंथ पहले से है, ब्रेथ भी है। बस वाटर जब डिपॉजिट होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा हाइट। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, वो क्यूबाइडल होता है। तो यानी रूफ पर जो वाटर डिपॉजिट है वह वाटर क्यूबाइडल शेप का होगा, और वही वाटर फिर सिलिंड्रिकल टैंक में जमा हो जा रहा है। तो यानी सिलिंड्रिकल टैंक में जमा वाटर का वॉल्यूम और रूफ पर जो जमा है रेन वाटर, उसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर आप अगर इसे बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं बना करके इसे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं लेट दी रेन फॉल
इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे लिखते हैं क्लियरली दी रेन वाटर डिपॉजिट on the roof is in the form of a cuboid whose length, whose L कितना हो जाएगा 22 मीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 मीटर, और h कितना हो जाएगा हाइट, तो जितना रेनफॉल हुआ है वो x सेंटीमीटर। ठीक है ये, और अब फिर यहां लिखते हैं also the volume of water on the roof equal to volume of water in the cylindrical tank। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं वाटर का, रूफ पर जो वाटर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सिलिंड्रिकल टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसका एच डैश मान लेते हैं क्योंकि एच हम इधर भी यूज कर चुके हैं। अब देखिए इधर एच यूज हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे एच नहीं लिखेंगे, एच डैश या कोई भी जैसे कैपिटल एच भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये दोनों मैच नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अब इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा एल है 22 मीटर इंटू ब्रेथ है 20 मीटर और हाइट है x सेंटीमीटर। पाई हो गया 22/7। आर रेडियस यहाँ दिया हुआ है, हालांकि हमें लिखना था पर भूल गए लिखना, कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए। ये हाइट है और ये हो गया सिलेंडर का डायमीटर, तो इसका हाफ हो जाएगा रेडियस। एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ एंट्री करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं आर मतलब हुआ रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू, ये 2/2 हो जाएगा यानी 1 मीटर, और ये लिख लिए एच डैश मतलब हाइट ऑफ दी टैंक, और ये दिया हुआ है कितना 3.5 मीटर। तो ये चीज यहाँ लिखना है, ये ध्यान रहे यहाँ लिखना है, ये चीज यहाँ लिखना था। उसके बाद हम ये स्टार्ट करते, कोई बात नहीं, हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ स्टार्ट कर दिया। अब ये 22/7 और आर कितना है 1 मीटर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, और एच डॉट कितना है ये है 3.5 मीटर। तो देखिए यहाँ 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, 22 से 22 भी कैंसिल हो गया, इधर बच गया 20 इंटू एक्स सेंटीमीटर इक्वल टू, इधर हो गया 1 मीटर इंटू 3.5 को हमने 35 बाई और नीचे 7 है इंटू 10 लिख दिया।
7 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा। तो अब और सोल्व करते हैं। ये 20 इंटू एक्स सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 50। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू, तो इधर पहले से 50 है और इधर से 20 जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 5/2, अर्थात कितना आ गया ये 2.5। तो सो यहाँ पे हम अब लिखेंगे, सो दी रेनफॉल इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसे सोल्व कर लिया और बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 34 के बाद हम लोग आ चुके हैं 34 के और पर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 34 का और, यहाँ आपने लिख दिया 34। तो देखिए क्या कह रहा है ये 34। रोहन वांट्स टू रिनोवेट हिज रूम। रोहन अपने रूम को रिनोवेट करना चाहता है। ही कॉल्स एन आर्किटेक्ट फॉर दिस वर्क टू मेजर द रूम। और रूम के वर्क को मेजर करने के लिए वो एक आर्किटेक्ट बुलाता है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि उस रूम का लेंथ इतना है, ब्रेथ ये है, और हाइट इतना दिया हुआ है। ही वांट्स टू पुट द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब उस रॉड का, मतलब उस बड़ा से बड़ा रॉड का आपको लेंथ निकालना है जो रूम के लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो ये क्लियर है कि अगर किसी रड द्वारा रूम के लेंथ को मेजर किया जाता है तो वो लेंथ को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब वो लेंथ का एक डिवाइजर होगा। इसी प्रकार वो ब्रेथ को अगर मेजर करता है तो वो ब्रेथ का भी डिवाइजर होगा, और हाइट को अगर मेजर करता है तो वो हाइट का भी डिवाइजर होगा। मतलब वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अर्थात आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। तो आंसर आ जाएगा। तो आइए आपको बताते इसका कैसे सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप लिखेंगे लेंथ L इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, और सभी को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पे लिखना है ब्रेथ P, और ये है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में 625 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से H हो जाएगा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। अब करेंगे हम क्या, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। यहाँ 850 का करते हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 425। फिर कितना से, फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 8 जा, और ये आ जाएगा 5। फिर कितना से, फिर 5 से, तो ये हो जाएगा 17। इस तरह से 850 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, जो इस तरह से है 2 इंटू 5 स्क्वायर और इंटू 17। राइट। अब आते हैं 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5। इस तरह से 625 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और ये आया 5 का पावर 4। अब 475 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 से ही पहले डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 95, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19। इस तरह से 475 का भी फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया और ये आया 5² इंटू 19। और इस तरह से अब आपको लिखना है सो लेंथ ऑफ द longest rod इक्वल टू, तो ये हो जाएगा HCF ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और इक्वल टू HCF ऑफ लेंथ कितना है 850, कॉमा ब्रेथ कितना है ये है 625 और हाइट कितना है 475, ये सभी सेंटीमीटर में आएंगे। अब इनका HCF क्या होगा, ये HCF होगा कॉमन फैक्टर का, जो भी इसमें कॉमन फैक्टर होंगे उनके मिनिमम पावर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है वो है 5 और उसका मिनिमम पावर क्या है 2। तो आपको यहाँ लिखना है 5 का पावर 2 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के 25 हाउस होल्ड के फूड एक्सपेंडिचर, डेली फूड एक्सपेंडिचर को इस टेबल में नीचे दिखाया जा रहा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, यानी कि मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मीन निकालने के तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। पर हम अब यहाँ देखेंगे कि जो क्लास मार्क आएगा यानी एक्स और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट अगर इजीली हो जाता है तो डायरेक्ट मीन मेथड, अदरवाइज हम स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर हो गया इन रुपीज, तो आप यहाँ पे लिख दें 100 टू 150, फिर यहाँ लिखना है 150 टू 200, फिर नीचे 200 टू 250, फिर 250 टू 300 और फिर लास्ट 300 टू 350। इस तरह से क्लास इंटरवल हो गया। और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है, इस क्लास की 5 और इस वाले क्लास का 12 और दिस क्लास का हो जाएगा 2 और इस क्लास का भी हो गया 2। और यहाँ पे अब आपको क्लास मार्क निकालना है। एक्स का मतलब हो गया क्लास मार्क। और ये क्लास मार्क कैसे निकलेगा, तो प्रत्येक क्लास के लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो ये उस क्लास का ये क्लास मार्क निकल जाएगा। तो जैसे हमें पहले वाले क्लास का क्लास मार्क निकालना है तो इसकी लोअर लिमिट 100 और अपर लिमिट 150 को ऐड कर देंगे तो ये 250 आएगा और उसका हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा कितना 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125।
इसके सामने। इसी तरह से अब दूसरे का भी करेंगे, पर यहाँ पे आप अगर आप देख रहे हैं कि ये 50 50 50 50 प्रत्येक क्लास का साइज 50 है, तो ये यही डिफरेंस यहाँ भी रहेगा। यानी कि जब दूसरे वाले क्लास का क्लास मार्क निकालेंगे, तो सिर्फ आप ऊपर वाले में 50 ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। तो आप 125 में 50 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 175। फिर इसी तरह इसमें इसका निकालना है, तो 175 में 50 ऐड करेंगे 225, और फिर 225 में 50 ऐड करेंगे 275, और इसी प्रकार से 50 ऐड करेंगे तो 300 कितना होगा 25। अब आप अगर देख रहे हैं कि ये एफ और ये एक्स का प्रोडक्ट निकालना इजी है, तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट मेथड का यूज करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से कॉलम में आपको एफ इंटू एक्स लिखना है, मतलब इस एफ और एक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो इससे हम 125 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 500, और 175 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी हो गया 2, और 17 5 जा 85 और 2 87, तो 875। इसी तरह से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 में, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, कैरी हो गया 6, 12 2 जा 24 और 6 30 का 0 हो गया, फिर कैरी हो गया 3, और 12 2 जा 24 और 3 27। फिर इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 550, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 650। ठीक है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो एफ है, इस एफ का सम निकालना है, मतलब पूरे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। तो इससे हम कहेंगे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा टोटल सम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सिग्मा एफ पर अप्लाई किया जा रहा है, मतलब कि एफ का टोटल सम निकालना है, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे है 25, यही इसका सम होगा। आप इसे ऐड करके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 25। अब बारी है एफ एक्स के नीचे सिग्मा एफ एक्स लिखने की, यानी कि अगर आप को मीन निकालना है तो फिर आपको इसे भी ऐड करना होगा। तो ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। 05000, तो ये 5 आया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ हमने लिखा 5। फिर देखते हैं, ये हो गया 0775 12 5 17, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 17 का 7 और कैरी हो गया 1। फिर ऐड करते हैं 5 8 13, 13 और 7 20, 25 और फिर 31, और कैरी जो किए थे कितना 1, तो ये हो जाएगा 32 का 2 और कैरी हो गया 3। अब इस 2 में 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 5275 आ गया सम। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर इक्वल टू, फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब करना क्या है, यहाँ पे इसे थोड़ा सुधार देते हैं, ये होगा सिग्मा एफ। अब करना क्या है, सिग्मा एफ एक्स आया 5275 अपॉन ये आ गया 25। तो 25 से इसको डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है और ये सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ है, हमने पुट कर दिया। और अब इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं 25 से ये कटता है कि नहीं।
तो 25 टू जा 50, कैरी हो गया 2, 27 में 25 से डिवाइड करेंगे 1, कैरी हो गया 2, 25 फिर ये 1। तो इस तरह से 211 आया। सो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, रुपीज 211। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से 35 कंप्लीट हो गया। तो यहीं पर हम लोगों ने सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है और अब बारी है सेक्शन ई के क्वेश्चंस की। तो आगे, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन ई पर और इस सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन है 36 और देखते हैं 36 क्या कहता है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of 5 meter long rope, see the given figure। मतलब ये हुआ, सीधा सीधा ऐसा समझे कि ये एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है और ग्रास फील्ड है और इसके एक कॉर्नर पर 5 मीटर लंबी रस्सी से ये घोड़ा बंधा हुआ है। तो आपको जवाब देना है, आपको आंसर देना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड। इस ग्रास फील्ड का, पूरे फील्ड का एरिया क्या है, और व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी ग्रास फील्ड के उस पार्ट का एरिया बताइए जिसे इस हॉर्स द्वारा ग्रेज किया जा सकता है। और थर्ड है, व्हाट वुड बी the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इन स्टीड ऑफ 5 मीटर। यानी ग्रेजिंग एरिया क्या होगा अगर 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर लंबा रस्सी कर दिया जाता है। अगर आप थर्ड नंबर नहीं बनाते हैं तो इसके बदले आप इसको बना सकते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज एरिया इन ग्रेजिंग इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इन स्टीड ऑफ 5 मीटर। मतलब अगर 5 मीटर की जगह पे रोप का लेंथ 10 मीटर कर दिया गया है तो फिर ग्रेजिंग एरिया में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको बताना है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिखे तो यहाँ पहले लिख देना है 1 नंबर और 1 नंबर में आपको पहले लिखना है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का साइड कितना है, ये है 15 मीटर। सो अब आंसर देंगे एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड। तो ग्रास फील्ड का एरिया होगा साइड स्क्वायर, और साइड कितना है, ये है 15 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो इसके लिए यहाँ अलग से कोई फिगर नहीं बना रहे हैं, इसी फिगर से हम काम चला रहे हैं। आप देख लीजिए, ये एरिया है जो हॉर्स द्वारा ग्रेज किया जा रहा है और ये एरिया एक सेक्टर है। ये एरिया एक, सॉरी, ये एक सेक्टर, हाँ ये एक सेक्टर है जिसका रेडियस यहाँ पे लिख देते हैं, ये आर हो जाएगा जितना रोप का लेंथ है, मतलब 5 मीटर। और सो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ग्रेज्ड बाय दी हॉर्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे इक्वल टू पाई की जगह पे 3.14 रखते हैं और इनटू आर कितना है, आर है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 कर दिए और अपॉन ये हो गया 4।
अब क्या करना है, ये 25 आया, 25 से 3.14 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 25 4 जा 100, कैरी हो गया 10, 25 1 जा 25 और 10 35, कैरी हो गया 3, और 25 3 जा 75 और 3 78, तो ये हो गया 8.5/4। अब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 पॉइंट, यहाँ बच जाएगा 2, तो 6 4 जा 24, ये बच गया 1, तो सॉरी ये कितना आ जाएगा, 4 से ये 19, 25 6 4 10 आया, तो 4 2 जा यहाँ पे 8 हो गया, और फिर 4 5 जा 20, तो इतना आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ग्रेज निकल गया सेकंड। अब बारी है थर्ड की, तो थर्ड सोल्व करते हैं। थर्ड है, व्हाट वुड बी द एरिया, व्हाट वुड बी द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इन स्टीड ऑफ 5 मीटर। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे थर्ड में एरिया ग्रेज्ड, फिर वही लिखेंगे, फॉर्मूला वही रखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, बट इस टाइम आपको आर के बदले, सॉरी आर 5 के बदले 10 रखना है, तो यहाँ 10 इंटू 10 और अपॉन 4 कर देंगे, इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सोल्व करते हैं ये, तो 100 में 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सीधे 314 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है वो हट जाएगा। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 7 जा 28, कैरी हो गया 3, 3 पर क्या आया 4, तो 34 हुआ, 4 8 जा 34, कैरी हो गया 2, 2 पर 0 आएगा 20, तो सीधे यहाँ पे 5, अपने से एक 0 दे देंगे, इतना मीटर स्क्वायर। ये थर्ड का हो गया। अब थर्ड का और भी है, तो और यहाँ पे और लिखे, और तब कह रहा है, यहाँ लिखते हैं ऊपर, देखिएगा यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, कह रहा है कि कैलकुलेट द इंक्रीज एरिया इन ग्रेजिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आपको करना क्या है, ये जो एरिया है, जब 10 मीटर रेडियस रखा, इस एरिया में से ये जो एरिया आया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं और में, यहाँ फिर से और लिख दिए, और यहाँ लिखते हैं इंक्रीज एरिया इन ग्रेजिंग इक्वल टू होगा, तो ये हो गया 78.50 और माइनस 19.625, इतना मीटर स्क्वायर। और अब आप जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 78.500 दे देंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट कर लिए। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 5 जाएगा, ये 10 माइनस 5 यानी 5 हो गया, ये 9 बच गया, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे हो गया 5, तो ये 4 हुआ, 4 माइनस 6 नहीं आएगा, तो 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 7 7 17 माइनस 9, ये भी हो जाएगा 8, और फिर ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, तो इस तरह से 58.875 मीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 सोल्व कर लिया। और अब क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 है, ये सेक्शन ई का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा। तो देखते क्वेश्चन कहता क्या है। आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, मतलब
आयुष अपने घर से ऑफिस के लिए स्टार्ट करता है चलना। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली, लेकिन ऑफिस डायरेक्ट जाने के बदले ही गोज टू ए बैंक फर्स्ट, वो पहले एक बैंक जाता है। फ्रॉम देयर, वहां से, टू हिज डॉटर्स स्कूल, वहां से वो अपने डॉटर के स्कूल को जाता है। एंड देन रीचेज द ऑफिस, और तब वहां से वो ऑफिस पहुंचता है। और यहाँ पे हाउस का ये कोऑर्डिनेट दिया है, बैंक का कोऑर्डिनेट दिया है, और स्कूल के पोजीशन का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। साथ में ऑफिस के कोऑर्डिनेट, ऑफिस के पोजीशन का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, और ये सभी किलोमीटर में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द बैंक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड बैंक, ये वाला। और अगर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते तो उसके बदले में आप इसका और बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस, यानी ये हाउस और इस ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना है। और थर्ड है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस, यानी आयुष द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया ऑफिस तक पहुंचने में, यानी कि ये ये और इस डिस्टेंस को ऐड करना है। तो चलिए स्टूडेंट बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोल्व करने से पहले हम एक अपने से यहाँ पे डायग्राम बना देंगे। मान लीजिए ये हो गया, यहाँ बना लेते हैं। ये मान लीजिए हाउस हो गया और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट एच। ये बैंक हो गया जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट बी। तो एक एच का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, 8, और इसी तरह से यहाँ सपोज कीजिए ये एस है और एस का कोऑर्डिनेट दिया गया है 13, 14, और यहाँ पे ऑफिस है ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 13 और 26। यहाँ पे ये दिया गया है, ये दिया गया है 13 और 26, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13, ये हो गया 26। अब ये ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये बी तक हुआ, फिर बी से एस को ज्वाइन करते हैं, फिर एस से ओ को ज्वाइन करते हैं, और फिर एच से ओ को ज्वाइन कर दिए। ओके। अब सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं पहले एक नंबर में कि h इक्वल टू, h कितना दिया हुआ है 2, 4, और कॉमा बैंक के लिए b लिखे, और b का कोऑर्डिनेट कितना है, b का कोऑर्डिनेट है 5, 8, तो यहाँ 5, 8 लिख देंगे। और फिर हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, हाउस एंड बैंक, यहाँ लिख दिए बैंक, इज लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एच बी। ये एच और बी के बीच का डिस्टेंस हुआ। अब ये डिस्टेंस फार्मूला से किस प्रकार निकलेगा, तो ये होगा एच के एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 2 है, और बी के एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 5 है, के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर प्लस इन्हीं दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया x2 माइनस ये x1, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5 माइनस 2 स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 4 स्क्वायर।
और अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 होगा और 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 और फिर 25 का रूट 5 आ जाएगा तो 5 किलोमीटर इज द फर्स्ट आंसर। सो नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड बैंक। तो डॉटर्स स्कूल को एस से डिनोट करते हैं और एस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये है 13, 14 और फिर बैंक है, बैंक का बी है, बी का कोऑर्डिनेट भी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं 5 एंड 8। तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं सो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड बैंक और इज लिखे, ये हो जाएगा एस बी। और एस बी कैसे निकलेगा, तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन सोल्व किए ठीक इसी प्रकार से। अब देखते हैं एस में एस का एक्स कोऑर्डिनेट 13 है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो हम फिर 13 और 5 का डिफरेंस निकालकर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 13 माइनस 5 स्क्वायर और फिर प्लस देंगे और उसके बाद इन्हीं के y कोऑर्डिनेट का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 14 है और यहाँ देखिए 8 है, तो फिर आप क्या निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 8 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 13 माइनस 5 8 होगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और इसी तरह से 14 माइनस 8 6 हुआ, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो ऐड कर देंगे, ऐड करके ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 100 आ जाएगा और 100 का रूट आप जानते कितना होता है, ये होता है 10। सो 10 किलोमीटर इज द सेकेंड आंसर। और अब इसके और की बारी है तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं और, ये और लिखे और अब निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। तो यहाँ पे फिर से हाउस का मतलब हो गया एच और एच का कोऑर्डिनेट कितना है, एच का कोऑर्डिनेट है 2 4 और फिर ऑफिस ओ है, ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, ओ का कोऑर्डिनेट है 13 और 26। सो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस इज, तो ये हो जाएगा एच ओ और एच ओ कैसे निकलेगा, तो ये रूट देंगे और फिर यहाँ पे एच और ओ के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा 13 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस देंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट के भी स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 13 माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर प्लस देंगे और फिर लिखेंगे 26 माइनस 4 का स्क्वायर और सोल्व करते हैं तो ये 11 का स्क्वायर होगा और फिर ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर और अब सोल्व करेंगे ये तो ये 121 प्लस 484 होगा और ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 415 8 टू 10 415 ये हो जाएगा 605 इतना किलोमीटर। तो आप इतना छोड़ सकते हैं या फिर आपको अगर रूट निकालने आता है तो आप इसका रूट निकाल कर यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए इतना पर हमने छोड़ दिया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। यानी आयुष द्वारा कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ऑफिस तक जाने में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा
कि जब वो यहाँ से स्टार्ट करता है चलना तो ये एच बी डी एस और फिर ये एस ओ आपको चाहिए, ये तीनों डिस्टेंस चाहिए। इन्हीं तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट आंसर आ जाएगा। इसमें हम एच बी निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए एच बी निकाल चुके हैं। ये हमने एस बी भी निकाल रखा है, यहाँ पे सेकंड में एस बी आ चुका है, यहाँ देखिए एस बी 10 किलोमीटर आया है। पर ये जो एस ओ है ये हमने नहीं निकाला है, तो हम पहले एस ओ निकालने पर फोकस करेंगे। तो ऊपर आप देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं, जगह नहीं है इस यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ लिख दिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसे। और यहाँ पे स्कूल यानी एस का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 13 14। और फिर उसके बाद ऑफिस का कोऑर्डिनेट कितना है, ऑफिस का कोऑर्डिनेट है 13 26। सो एस ओ निकालते हैं, एसओ निकालने के लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ 13, यहाँ भी 13, तो 13 माइनस 13 यहाँ लिखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ लिख दिए 13 माइनस 13 का स्क्वायर और फिर प्लस y का, तो 26 माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और तब ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। और 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 0 में 12 ऐड करेंगे, 12 का स्क्वायर तो 12 स्क्वायर ही रहेगा, फिर स्क्वायर हटेगा रूट भी हो जाएगा, तो ये 12 किलोमीटर आ गया एसओ। सो अब लिखते हैं, सो यहाँ लिखते हैं ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई आयुष। तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा एच बी प्लस एस बी और प्लस कितना, ये हो जाएगा एस ओ। अब देखते हैं कि ये आया कितना है। तो एच बी आया है, यहाँ आप देख सकते हैं एच बी है 5, ये है 10 और ये है 12, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 प्लस 10 प्लस 12 किलोमीटर और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 27 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। ये क्या कहता है देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑथोरिटी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए स्लाइड इन ए सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रन। कोई अथॉरिटी है जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए सिटी पार्क में स्लाइड कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। द स्लाइड वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। जो स्लाइड बनाया गया वह 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। Authority prefers the top of the slide at a height of 4 meter above the ground and inclined at an angle of 30 degree to the ground। यानी जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड का टॉप इस ग्राउंड से 4 मीटर के 4 मीटर ऊपर है और यह इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये ट्रायंगल एबीसी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए हम फर्दर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए बनाकर देखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अभी देखना है, हमें निकालना है ए बी, ये ए बी निकालना है। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बना देते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल। तो ये एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये एक्यूट एंगल है
और इस एक्यूट एंगल के लिए ये ए बी हाइपोटेनस है, और जबकि ये ए सी 4 मीटर दिया गया है, हम यहाँ पे 4 मीटर भी लिख देते हैं, ये 4 मीटर दिया गया है। तो अब आपको देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस निकालना है और परपेंडिकुलर मालूम है तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर चलेंगे। तो आप जानते हैं P बाई एच साइन में होता है, तो हम साइन ले लेते हैं यहाँ पे और लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, और यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा साइन 30 डिग्री मतलब P बाई एच, तो P हो गया AC और H हो गया AB, ये लिख देंगे। और फिर वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, AC 4 मीटर है और AB निकालनी है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू होगा 4 टू जा 8 मीटर। एक आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री और फिर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको बता दें कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर कर दिए, और फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी उतना ही होता है 1/2 का स्क्वायर। अब इसे आप सोल्व करेंगे, सोल्व करते यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, और 1/4 ऐड करेंगे ये 2/4 होगा, और फिर 2/4 सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड नंबर हमने कंप्लीट किया। तो अब बारी है इसके और की, तो यहाँ और लिख दिए, और देखिए और में क्या कह रहा है, और में कह रहा है कि यहाँ पे cos A दिया हुआ है, cos A इक्वल टू 1/2, तो फिर वैल्यू ऑफ यहाँ देख लीजिए, cos A दे दिया गया है 1/2, तो ये 12 cot स्क्वायर A और -2 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, cos A का वैल्यू जो दिया गया है इससे यहाँ से A का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आसान पड़ेगा ये आपको। इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए दिस implies cos A इक्वल टू cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब दोनों ओर से cos हटा देंगे तो ये A हो जाएगा 60 डिग्री। और अब आपको जो निकालना है, जैसे क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पे ये निकालना है, तो अब ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ, यहाँ हमने लिखा नाउ 12 cot स्क्वायर A -2, अब यहाँ इक्वल टू दिए 12 इंटू कॉट स्क्वायर ए के बदले 60 डिग्री और -2 लिख देंगे। फिर सोल्व करेंगे, ये 12 इंटू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर हमने कर दिया, फिर -2। फिर आगे सोल्व करते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में देखिएगा, यहाँ सोल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12 इंटू, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और -2, फिर ये 3 से ये 12 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, और ये आ गया 2। ओके, तो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कहता है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ साइन सी इनटू कॉस ए इज। तो साइन सी और कॉस ए का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे सी है, और सी कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो आपको इस सी के बदले 90 डिग्री पुट करना है। और ए कितना है मालूम नहीं है, तो ए हम निकाल लेते हैं। कैसे, तो ये अगर 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से 2 एंगल ऑलरेडी मालूम है, तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड,
और फिर आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर आपको एंगल ए निकालनी है तो 180 डिग्री में से आपको एंगल बी और एंगल सी के सम को माइनस करना है। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, और आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से ए निकल गया। अब लिखते हैं नाउ जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जैसे आपको निकालना है साइन सी इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे आपको साइन सी के जगह पे कितना लिखना है 90 डिग्री, और कॉस ए की जगह क्या लिखना है 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करना है तो इक्वल टू दिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो सोल्व करके ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो ये फाइनल आंसर हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम लोगों ने इस वीडियो में सेक्शन डी और सेक्शन ई के सभी क्वेश्चंस को सफलतापूर्वक सोल्व कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार देखते रहिए हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।